हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू विनम मार्ग यूपीएससी। थोड़ा तबीयत ठीक ख़राब है, तो बेयर करना, ठीक है, आवाज़ को लेकर। बट यहाँ पे जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे वो आराम आराम से करेंगे, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने 2022 का जो सेकंड पेपर था वहाँ तक हिस्ट्री के डिस्कशन को ऑलरेडी हमने देख लिया है, जो सीडीएस का पेपर होता है, ठीक है। आज हम लोग सी डी एस 2023 वन का देखेंगे, राइट। जो भी नए हैं आप यहाँ पे पुराने वीडियोस को चेक कर सकते हो, ठीक है। हमारे जो प्लेलिस्ट है उसके कोर्स सेक्शन में जाओगे तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। नाउ अगर अगर कोई पुराना स्टूडेंट है तो ज़रूर बताना अपने जो भी प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस होगा वो कैसा रहा, ठीक है, और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। बी ऑनेस्ट एंड बताना अपने आप को, ठीक है, जो भी है कमेंट सेक्शन में। नाउ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 2023 का जो फर्स्ट पेपर था उसके हिस्ट्री के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। 29 नंबर है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बंदे जीवन। ये जो है डायरेक्टली स्पेक्ट्रम से उठाया गया है, ठीक है। और स्पेक्ट्रम से जो है ये पूछा हुआ है कि बंदे जीवन का ऑथर कौन है, तो ये है बेसिकली सचिंद्रनाथ सान्याल, राइट। नाउ यहाँ पे देखो रास बिहारी बोस, वी डी सावरकर और अरुणा असफ अली, इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखे हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा सर्च कर लेना, राइट। नाउ 30 नंबर देखो कि इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1937 in which two provinces was the Indian National Congress not able to emerge as the single largest party। कह रहा है कि 1937 जो इलेक्शन हुआ था उन उसमें कौन से दो प्रोविंस ऐसे थे जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली थी या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की मेजोरिटी नहीं मिली थी। तो इट वाज बेसिकली कौन था, तो सिंध और पंजाब वाले रीजन, ठीक है। यहाँ पे देख लो दोनों में मतलब मुस्लिम मेजोरिटी वाले पार्टीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था ऑफ 1937, देखो आईएनसी जो है बाकी 8 प्रोविंसेस में, जिसमें से कि 6 में एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली थी, जबकि 2 में उन्होंने कोलिशन और अलायंस फॉर्मेशन किया था, ठीक है, और वहाँ से गवर्नमेंट बनाया था, जबकि बाकी 3 में नहीं मिली थी, जिसमें से 2 कौन कौन थे, तो पंजाब और सिंध और एक वेस्ट बंगाल। नाउ यहाँ पे देखो कि जो पंजाब में कौन सी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आई थी, तो ये थी बेसिकली यूनियनिस्ट पार्टी, जो कि सिकंदर हैयत खान के अंडर में थी, ठीक है। और दूसरा सिंध में कौन सी पार्टी थी, तो सिंध यूनाइटेड पार्टी प्रिवेल की थी। तो दोनों याद रखना है आपको कि पंजाब में कौन सी पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी थी जो कि सिकंदर हैयत खान लीड कर रहे थे, और सिंध में कौन सी पार्टी थी, सिंध यूनाइटेड पार्टी थी जो कि वहाँ पे प्रिवेल कर रही थी सिंध में। नौ दो जगह ही बताया मैंने कि कोलिशन, जैसे कि असम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कौन थे, तो ये दोनों के साथ कोलिशन बनाया, जैसे कि आईएनसी डिड इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विनिंग 33 ऑफ 108 टोटल सीट्स। यहाँ पे इनको क्या हुआ कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली थी, तो असम में इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाया था। सिमिलरली खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में काफ़ी एक्टिव थे। यहाँ पे दोनों ने, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान का खुदाई खिदमतगार पार्टी जो था वो और आईएनसी मिलकर यहाँ पे सरकार बनाता है, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया कि 6 में जो है टोटल 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए थे, ठीक है, इलेक्शन हुए थे, जिसमें से जो कांग्रेस है, ठीक है, 3 में नहीं बना पाई थी और 8 में बना पाया था, ठीक है। जबकि इस 8 में भी 6 में एब्सोल्यूट मेजोरिटी था और 2 में कोलिशन था, ठीक है। यहाँ पे सी लिख देते हैं और 8 में ए लिख देते हैं, मतलब 6 में कि ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी और बाकी 2 में कोलिशन के साथ बनाया। 3 नहीं बनाया था, पंजाब सिंध उसमें एक्टिव था, ठीक है, एंड बंगाल, पंजाब सिंध एंड बंगाल, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे देखो 31 नंबर क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। आफ्टर फॉर्मिंग द इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस जो है वो क्या किए हैं, 2 ऑप्शन है अपने पास। रिक्रूटेड a large number of soldiers from the Indian prisoners of war in Japanese camp। सेकंड है कि इंट्रोड्यूस्ड अ वीमेन डी डिटैचमेंट नेम्ड आफ्टर द रानी ऑफ झांसी। बेसिकली 2 चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहला तो इन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर्स को, राइट, इंडियन नेशनल आर्मी में इंक्लूड किया था, वो भी कहाँ के प्रिजनर्स, तो जापानीज कैंप के, ओके।
और साथ में साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वीमेन डिटैचमेंट नेम्ड आफ्टर रानी ऑफ झांसी, मतलब कि रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेडियर काइंड ऑफ, वो क्या थे उसको एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, हाँ रेजिमेंट, ठीक है, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट इन्होंने बनाया था, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। एक तो जापानीज कैंप से इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर्स को मिलाकर इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को ऐड किया था इन्होंने, दूसरा जो है रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट भी फॉर्म किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ये पहला वीमेन रेजिमेंट था इन द वर्ल्ड काइंड ऑफ कि टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल आर्मी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है दोनों का सी हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि सुभाष चंद्र बोस रेडिकली ट्रांसफॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी अपॉन हिज अराइवल टू साउथ ईस्ट एशिया। पहला स्टेटमेंट जो है, बोस सक्सेसफुली रिक्रूटेड अ मैसिव फाइटिंग फोर्स लार्जली फ्रॉम इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर्स जो कि हेल्ड इन जापानीज कैंप्स आफ्टर द फॉल ऑफ माल्या एंड सिंगापुर। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ही एस्टेब्लिश्ड रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट कब किया था, 1943 में। याद रखना ये कि रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट कब बनाया था इन्होंने, 1943 में, जो कि लीड था कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल, ठीक है। तो इस रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट को लीड कौन कर रहे थे, तो वो थे बेसिकली कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल थे। इट थी एक्चुअली इट extends in global military history as one of the very first all female combat regiment, or all credit goes to Subhash Chandra Bose ji for forming such regiments. Now देखो 32 नंबर जो है, which of the following pairs donating various forms of bhakti is not correctly matched। यहाँ पे देखो भक्ति रिलेटेड टर्म्स या फॉर्म्स दिया हुआ है और मैच द फॉलोइंग करना है बेसिकली। यहाँ पे देखो सगुना जो है बिलीफ इन गॉड्स विथ एट्रीब्यूट्स, तो जो सगुना बिलीफ को मानने वाले लोग हैं, यानी कि समवन हु बिलीव्स इन द गॉड विथ एट्रीब्यूट्स, उसको सगुना कहते हैं। निर्गुणा किसको बोलते हैं, समवन हु बिलीव्स इन गॉड बट विदाउट एट्रीब्यूट्स, उसको निर्गुणा कहते हैं। अलवर्स किसको कहते हैं, समवन जो बिलीव करता है इन डिवोशन ऑफ शक्ति, ये बात गलत है। अलवर्स वो होते हैं जो बिलीव करते हैं इन डिवोशन ऑफ विष्णु, ठीक है। एंड जो नायनार्स होते हैं ये बिलीव्ड होता है इन द डिवोशन ऑफ शिवा, ये बात ट्रू है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। अब करेक्शन के साथ साथ और भी चीज़ें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन देख लेते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ वर्शिप, शगुना वो लोग होते हैं बिलीफ इन गॉड विथ एट्रीब्यूट्स और उनके फिजिकल फॉर्म काइंड ऑफ मूर्ति और वो सब सारी चीज़ें। जैसे तुलसीदास जो है वो मानते थे किसको, राम भगवान को विथ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। मीराबाई जो है मानती थी वो कृष्ण जी को मानती थी विथ एट्रीब्यूट्स, राइट। बट जो निर्गुणा सेक्ट के लोग थे तो वो भी बिलीफ इन गॉड्स थे, लेकिन इनका विदाउट एट्रीब्यूट्स फॉर्म थे, यानी कि फॉर्मलेस थे, ठीक है। कबीर हो गए, ठीक है, गुरु नानक जी हो गए, ये जो है निर्गुणा सेक्ट था, ये कोई मूर्ति पूजा नहीं करते थे, उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, रूल्स रेगुलेशन था उनके साथ, बट ये जो है एक गॉड मूर्ति के रूप में ये आइडोलाइज नहीं करते थे जो निर्गुणा सेक्ट के लोग थे, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर साउथ इंडिया के डिवोटीज में देखोगे जैसे नैनार्स और अलवर्स, अब यहाँ पे देखो कि ये नैनार्स जो थे वो बिलीव इन द एब्सोल्यूट डिवोशन टू ऑफ शिवा, और नैनार्स जो पोएट थे उस टाइम पे वो 63 पोएट्स थे इन तमिलनाडु वाले, राइट, जो शिवा को मानने वाले लोग थे। नाउ अलवर्स, और इनको प्रोपगेट भी करते हैं नैनार सेक्ट्स को, राइट। और अलवर्स में जो है टोटल 12 लोग ही अलवर्स थे, और यू कैन से अलवर पोएट सेंट्स थे, राइट, जो कि बिलीव करते थे इन द डिवोशन ऑफ विष्णु, राइट। अलवर्स का ओरिजिनेट देखोगे ना तो ओरिजिनेट होता है कहाँ पे, तो वो है तमिलकम। तमिलकम किसको बोलते हैं, हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है कि ये रीजन होता है बेसिकली तमिलनाडु, केरला, ठीक है, पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश वाला इलाका था, समवेयर पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप भी, ठीक है। तो मेजर याद रखना, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ कर्नाटका। तो ये तीनों का जब नाम आएगा ना, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु, तो ये बेसिकली तमिलकम का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 नंबर देखो कि 33 नंबर कह रहा है कि विच टू रिवर्स फॉलो इन द रीजन बिटवीन गुलबर्ग एंड विजयनगर हम्पी, ठीक है। अगर आपको ये पता होता कि विजयनगर से कौन सी रिवर जाती है तो आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है, जो कि हमारे एनसीईआरटी में भी मेंशन है। नाउ विच टू रिवर्स फॉलो इन द रीजन बिटवीन गुलबर्ग एंड विजयनगर हम्पीज, ठीक है। तो ये था बेसिकली कृष्णा एंड तुंगभद्रा। मैंने ऐसा क्यों बोला कि विजयनगर से कौन सी रिवर जाती है, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि विजयनगर से तुंगभद्रा, या विजयनगर जो सिटी है वो तुंगभद्रा रिवर पे सिचुएटेड है, राइट। तो अगर देखा जाए कि गुलबर्ग और विजयनगर हम्पी के बीच में कौन सी दो रिवर फ्लो करती है, ठीक है,
तो है बेसिकली कृष्णा एंड तुंगभद्रा, ठीक है। नाउ 56 नंबर देखोगे कि मानव इज प्लानिंग टू विजिट ऑल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन दिल्ली, ही विल बी विजिटिंग। तो कह रहे कि बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहता है आपसे कि जितने दिल्ली में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं या कौन कौन से हैं बेसिकली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंडिया गेट जो है ये बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, राइट। जामा मस्जिद ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। एंड अगेन जो है यहाँ पे भी इंडिया गेट है, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा कि रेड फोर्ट, कुतुब मीनार एंड हुमायूंस टॉम्ब ये तीनों जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब कब कब मिला था वो मैं बता देता हूँ। सी रेड फोर्ट को 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था, कुतुब मीनार को 1993 में मिला था, एंड हुमायूंस टॉम्ब को कब मिला था, 1993 में ही मिला था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग, जो कि तीनों दिल्ली में है। नाउ अगर अभी का देखा जाए तो अभी के हिसाब से जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है नाउ नाउ इन द सेंस कि अगर 2026 जुलाई की बात करें हम, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनेस्को साइट जो है, टोटल साइट इन इंडिया, राइट, ये कितना हो गया है 45। जो 45th है वो कौन सा है, तो सारनाथ, राइट। जो सारनाथ स्तूपा जो है, ठीक है, बेसिकली धार्मिक स्तूपा, राइट। यहाँ पे पहली बार बुद्धा भगवान ने ज्ञान दिया था अपने 5 डिसाइपल को। ये जो है वो 45th नंबर का लेटेस्ट, ठीक है, ये लेटेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये फर्दर पूछा जा सकता है आपसे कि लेटेस्ट जो है वो कौन सा है 45th नंबर का। तो सारनाथ स्तूपा, धार्मिक स्तूपा, ये कहाँ पे है, तो यूपी में है, ठीक है। तो ये मिला है। टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जुलाई 2026 तक कितने हैं, हो गए हैं 45, राइट। अब देखो जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ऑब्वियसली बिल्ड बाई शाहजहां बनवाया था इसने जामा मस्जिद को, है ना। इंडिया गेट ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली वॉर मेमोरियल है ना। और इसको डिज़ाइन किसने किया था, तो एडविन लुटियंस ने किया था। साथ में साथ जो है इसने एक और काम किया था, तो इसने क्या किया था कि डिज़ाइन किया था या प्लान किया था द सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। और किसके साथ मिलकर, तो एडविन लुटियंस प्लस जो है हर्बर्ट बेकर, ये दोनों मिलकर जो है जो सिटी ऑफ दिल्ली है उसको प्लान किया था। आज जो सिटी देख रहे हो दिल्ली में, उसको प्लान करने वाला कौन था, तो एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, ठीक है। जबकि इंडिया गेट जो है इसको किसने बनवाया था, तो मतलब इस डिजाइन किया था तो एडविन लुटियंस ने किया था। तो अगर आपसे फर्दर 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो फाउंडर ऑफ दिल्ली और विच आर्किटेक्ट जो है वो डिज़ाइन किया था द सिटी ऑफ दिल्ली, तो उसके नाम में ज़्यादातर एडविन लुटियंस का आएगा, ठीक है। तो याद रखना एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर दोनों अगर नाम दे तो दोनों का आंसर लगाना, नहीं तो एडविन लुटियंस तो लगाना ही, ठीक है। ओके, नाउ 70 नंबर देखो कि हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर्स suggested the dissolution of the Indian National Congress as the political organization at it replaced by and its replacement by a लोक सेवक संघ। बेसिकली कह रहे हैं कि कौन से पॉलिटिकल लीडर्स जो है उन्होंने सजेस्ट किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका डिजोल्यूशन कर दो, ठीक है, एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और उसको रिप्लेस कर दो बाई लोक सेवक संघ यानी कि LSS। तो ये बेसिकली थे महात्मा गांधी, है ना। तो जैसे इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद से इन्होंने ये सजेशन किया था कि अब INC को एज ए पॉलिटिकल विंग काम नहीं करना चाहिए, उसको लोक सेवक संघ के रूप में काम करना चाहिए, ठीक है। और ये आइडिया किसका था, महात्मा गांधी जी का था, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने बोला है कि ए डे बिफोर हिज एसिसिनेशन, ठीक है, MK गांधी ड्राफ्टेड ए रिजोल्यूशन सजेस्टिंग द डिजोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज ए पॉलिटिकल मशीन हैविंग अचीव्ड पॉलिटिकल फ्रीडम। ही envisioned in transforming into a लोक सेवक संघ, एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि डेडिकेटेड था इंटायरली टू सोशल, मोरल एंड इकोनॉमिक विलेज अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। तो लोक सेवक संघ का जो आइडिया था वो क्या था कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन होगा लोक सेवक संघ वो इंटायरली डेडिकेटेड होगा टू सोशल, मोरल एंड इकोनॉमिक विलेज अपलिफ्टमेंट के लिए, राइट। नाउ यहाँ पे देखो जो बाकी ऑप्शन था जैसे वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू, वो लोग क्या बोले थे, See, focus on the immediate political consolidation and territorial integration of the princely state।
वल्लभ भाई पटेल साहब का क्या था कि बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इनको मिल गया था, और इससे जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, उनके इंटीग्रेशन को इन्होंने काफ़ी अहम योगदान दिया है, जिसकी वजह से आज हम एक यूनाइटेड इंडिया है, ठीक है। नाउ बी आर अम्बेडकर साहब को देखो कि ये इन्होंने क्या कहा था, फोकस ऑन सिक्योरिंग स्ट्रक्चरल डेमोक्रेटिक एंड सोशल राइट्स थ्रू ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन्होंने बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था ये, और इनका फोकस जो है बेसिकली सिक्योर करना था स्ट्रक्चरल डेमोक्रेटिक एंड सोशल राइट्स को, ठीक है, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। और जवाहरलाल नेहरू का क्या था, इन्होंने बिलीव किया था रिटेनिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज यूनिफाइड पॉलिटिकल व्हीकल्स वाज क्रिटिकल फॉर मॉडर्न नेशन बिल्डिंग एंड स्टेट स्टेबिलिटी। बेसिकली गांधी जी का था कि इन्होंने लोक सेवक संघ को एस्टेब्लिश करने की बात की थी आईएनसी को हटा के, जबकि जवाहरलाल नेहरू जी ये कह रहे थे कि हमें आईएनसी को एज ए टूल ही रहने देना चाहिए, जो कि यूनिफाइड पॉलिटिकल व्हीकल के रूप में काम करे, जो कि फर्दर क्रिटिकल होगा फॉर मॉडर्न नेशन बिल्डिंग एंड स्टेट स्टेबिलिटीज के को लेकर, ठीक है। नाउ 76 नंबर ये क्वेश्चन जो है फाइनल आंसर से ड्रॉप हो गया था, बट हम देखते हैं कि द नोशन ऑफ किंगशिप प्रोजेक्टेड बाय द कुशाना रूलर इज बेस्ट एविडेंस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखना बेस्ट कहा है, लेकिन जो बाकी ऑप्शन सारे ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ वो सारे एलिजिबल है फॉर दिस टू बी आंसर, बट इसमें कुशाना रूलर इज बेस्ट इन रिसर्च थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्चुअली जब एनसीईआरटी देखोगे तो ये बेसिकली जो है क्वाइंस और स्कल्पचर इसका होना चाहिए, राइट। बट एनीवे यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दिया गया है क्योंकि सारे आंसर पॉसिबल हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, ये जो लाइन है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी का डिटो लाइन है, तो हम दिखाएंगे जब समय आएगा उसको दिखाने का, तो राइट। नाउ 77 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वे आर रिफर टू एज द थेरीज इन एंशियंट इंडिया। थेरीज किसको रिफर करते थे बेसिकली, ये बेसिकली थे एल्डर नन्स इन बुद्धिज्म। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी है, ठीक है, उसका भी दिखाएंगे रेफरेंस जब टाइम आएगा। तो देखो यहाँ पे बाकी जो ऑप्शन है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बट बिफोर दैट हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो वॉइस ऑफ एल्डर नन्स थे इन द पाली कैनन उसको थेरीज कहते थे, बेसिकली रेफर एज स्पेशली टू एल्डर नन्स इन बुद्धिज्म, ठीक है। थेरीज किस में थे, तो बुद्धिज्म में थे। दे आर द एट्रीब्यूटर्स ऑथर ऑफ थेरीगाथा। थेरीगाथा क्या था, तो एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स था इन द पाली कैनन दैट रिमेन्स वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन टेक्स्ट हाईलाइटिंग वीमेंस स्पिरिचुअल लिबरेशन। अब बेसिकली थेरीगाथा में क्या मेंशन है, तो ये बेसिकली जो है वीमेंस जो है ये शॉर्ट पोएम का कलेक्शन है, किस लैंग्वेज में, तो पाली लैंग्वेज में, ठीक है, जिसमें वीमेन के स्पिरिचुअल लिबरेशन की बात की गई है ना। तो थेरीगाथा क्या है बेसिकली, तो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स एट्रीब्यूटेड टू वीमेंस स्पिरिचुअल लिबरेशन, राइट। नाउ थेरीज जो है वो क्या थे, तो बेसिकली वो थे एल्डर नन्स थे इन बुद्धिज्म, और वो भी किसकी बात कर रहा है, बेसिकली वीमेन की बात कर रहा है ना। नाउ सी ऑप्शन देखोगे कि वीमेन डिनाइड द विक्शनी स्टेटस, ये बेसिकली किस बात को बताता है कि ग्रांटेड फॉर्मल स्टेटस आफ्टर महाप्रजापति गौतमी रिक्वेस्ट। तो देखो जैसे कि वीमेन डिनाइड यहाँ पे कह रहा है ना, वीमेन डिनाइड द विक्शनी स्टेटस, ये बात गलत है, यहाँ पे डिनाई नहीं किया गया था। क्यों, क्योंकि जब महाप्रजापति गौतमी ने रिक्वेस्ट किया था बुद्धा को कि इंक्लूड वीमेंस टू इन द संघ, तो उन्होंने ग्रांट कर दिया था फॉर्मल स्टेटस को, राइट। तो ये डिनाइड वाला स्टेटस जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है, इट अलाउड हो जाएगा और यू कैन से ग्रांटेड हो जाएगा, राइट। नाउ डी ऑप्शन जो है वीमेन एक्सपेल्ड फ्रॉम द बुद्धिस्ट संघ, यहाँ पे जो है एक्सपेल्ड वर्ड गलत है, यहाँ पे किसी को एक्सपेल्ड नहीं किया गया, इसके लिए कुछ और टर्म्स था, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रजिका मतलब क्या होता है, एक्सपल्सन, ठीक है, क्या होता है प्रजिका, एक्सेप्ट अपोजिट है ऑफ ए रेस्पेक्टेड थेरीज। लेट्स से कि सम वीमेंस होंगी या फिर जो ग्रुप होगा, ठीक है, वो जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो या फिर उनको रेस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है, एल्डर्स नन के रूप में नहीं है, ठीक है, तो उनको क्या किया जाता था, एक्सपेल्ड कर दिया जाता था, और उनको क्या कहा जाता था, तो प्रजिका। तो इस कंप्लीट सेंटेंस के लिए जो वर्ड है वो कौन सा है, तो है प्रजिका, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली अपोजिट है थेरीज को से। तो दैट्स व्हाट मतलब मैं कहता हूँ कि इसीलिए जो बाकी ऑप्शन है ना वो पढ़ा करो, आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। अगर आपसे फर्दर पूछे कि थेरीज के अपोजिट क्या है, तो है बेसिकली प्रजिका। थेरीज मतलब एल्डर्स नन इन बुद्धिज्म, जो कि इंक्लूड होता है, और प्रजिका मतलब एक्सपल्सन होता है फ्रॉम बुद्धिज्म टू किसको, तो ये प्रजिका वर्ड वीमेंस के लिए है जिनका एक्सपल्सन होता है। नाउ 78 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो ये देखो ऑलरेडी हमने PYQ 2020
का जो फर्स्ट पेपर हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 3 अभी दिखा सकते हैं हम, ठीक है। उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था और एक्सप्लेन भी किया था हमने। अब यहाँ पे देखो क्या है कि विच मेंबर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी फाउंडेड द सेवा समिति एट इलाहाबाद इन 1914। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है हृदयनाथ एच.एन. कुंजरू होंगे, हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। अब इसको मैं दिखा देता हूँ डायरेक्ट इसका, ठीक है। 78 का यहाँ पे आप देखना, 2020 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसको दिखाते हैं, राइट। यहाँ पे देखो ये 2020 का पेपर है, राइट, आपके सामने यहाँ पे 2020 का फर्स्ट पेपर है। अब क्वेश्चन नंबर 103 दिखाते हैं। यहाँ पे देखो क्या पूछा है कि हु फाउंडेड द सेवा समिति एट इलाहाबाद इन 1914। और यहाँ पर लगभग लगभग सेम ऑप्शन है, हृदयनाथ कुंजरू, श्री राम वाजपेयी, ठीक है। इनके बारे में मैंने बताया था। तो यही कहते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में लाते हैं। ये आपको लाइव एग्जाम्पल है, डेमो है, ठीक है। और बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है, इस वीडियो को कंटिन्यू करना नहीं करना, ठीक है, अपने फीडबैक देना नहीं देना। बट ठीक है, मेरा काम है, मैं सोचता हूँ कि आपका हेल्प कर दूँ, तो इसलिए मैं ये कंटेंट लेकर आता हूँ अपना खुद के स्टडीज़ और बाकी सारी चीज़ों को, मतलब फॉर टाइम बिंग साइड करके, राइट। इवन हेल्थ को अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं बिकॉज आपकी एग्ज़ाम जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो फॉर दैट आपको जो भी आपको मर्जी हो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो है वो कर देना। पैसा कुछ नहीं मांग रहा आपसे मैं। मोबिलाइजिंग सोशल सर्विस इन 1914, हृदयानंद कुजरू ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी फाउंडेड द सेवा समिति एट इलाहाबाद इन 1914। इट्स प्राइमरी एम क्या था इसका सेवा समिति का, तो वो था कि ऑर्गेनाइजिंग सोशल सर्विस ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, एपिडेमिक्स एंड मैसिव रिलीजियस फेयर लाइक कुंभ मेला। तो जो सेवा समिति एट इलाहाबाद था जो फॉर्म किया गया था, ये पार्ट था किसका, तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का। युगन से ही हृदयनाथ कुंजरू जो है उसके मेंबर थे। इसका मेजर प्राइमरी एम जो था वो क्या था कि सोशल सर्विस, जब चीज़ें जैसे कि नेचुरल डिजास्टर आ जाए, एपिडेमिक्स आ जाए, ठीक है, मैसिव रिलीजियस फेयर लाइक जैसे कुंभ मेला को ऑर्गेनाइज करना हो, तो ये सब का काम जो है बेसिकली किसका था, तो वो था सोशल सर्विस सेवा समिति का, जो कि फाउंडेशन जिसका किया था किसने, हृदयानंद कुंजरू ने, राइट। बाकी ऑप्शन देखो, जैसे श्री राम वाजपेयी का नाम यहाँ पे आप देख रहे हो, S.G. वाजे का नाम देख रहे हो, श्रीनिवास शास्त्री का, उनके बारे में क्या दिया हुआ है कि देखो श्री राम वाजपेयी ऑर्गेनाइज किए थे ए सेपरेट एंटिटी जिसका नाम था सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन। वो भी 2014 में 1914 में ही किए थे। और ये बेसिकली किस लिए था, टू इंडियनाइज दी स्काउटिंग मूवमेंट, जो भी स्काउटिंग मूवमेंट था उसको इंडियनाइज करने का काम करते थे। तो सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन जो है श्री राम वाजपेयी ने फाउंड किया था। नाउ S.G. वाजे जो है वो क्या थे, वो कोर मेंबर थे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के एंड लॉन्ग टाइम एडिटर थे ऑफ इट्स न्यूज़पेपर जिसका नाम था द सर्वेंट ऑफ इंडिया। तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर है, उसके एडिटर जो है वो कौन थे, तो S.G. वाजे। नव श्रीनिवास शास्त्री जो है ये सक्सीड किए थे गोपाल कृष्ण गोखले को एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो पहले प्रेसिडेंट थे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के वो कौन थे, तो वो थे बेसिकली गोपाल कृष्ण गोखले फर्स्ट, ठीक है। अब इनको सक्सीड किसने किया था, तो वो थे श्रीनिवास शास्त्री। तो इस बात को याद रखना है कि इन्होंने सक्सीड किया था गोपाल कृष्ण गोखले को एज द प्रेसिडेंट किसके, तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के, राइट। ओके, तो बाकी ऑप्शन भी हो गए, ठीक है। और PYQ का लिंकेज भी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। अब देखो 79 नंबर देखो, ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बारे में है। वॉज कंक्लूडेड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे ट्रीटी दी हुई। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे पूछा जा चुका है PYQ 2021 के, जो 44 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पे देखना कि 79 का जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब कंक्लूड हुआ था, तो वो बेसिकली 1782 में कंक्लूड हुआ था। उसके बाद ट्रीटी कौन सी साइन हुई थी, तो ट्रीटी जो साइन हुई थी वो ट्रीटी ऑफ सालाबाई हुई थी। बाकी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे नेगोशिएटिंग द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, यहाँ पे द ट्रीटी ऑफ सालाबाई जो है 1782 में हुई थी। फॉर्मली कंक्लूडेड द वॉर एस्टेब्लिशिंग ए स्टेटस क्यू एंड 20 ईयर्स ऑफ पीस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मराठास। यहाँ पे क्रोनोलॉजी समझते हैं कि ये जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो कब हुआ था, तो 1775 से लेकर, राइट, 1782 तक रहा, ठीक है, 7 ईयर्स, अराउंड 7 ईयर्स, ठीक है। अब देखो कि जो स्टार्ट हुआ था ट्रीटी ऑफ सूरत से स्टार्ट हुआ था, इग्नाइटेड द वॉर साइन बिटवीन जो है रघुनाथ राव एंड द ब्रिटिश एट बॉम्बे। अब सी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जो ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी उसको किसने साइन किया था, तो ये बेसिकली मतलब मराठा साइड में, तो वो हो जाएंगे रघुनाथ राव, राघुनाथ राव, राइट।
और ट्रीटी ऑफ सूरत से स्टार्ट होता है ये फाइट, और फाइनली जाके कंक्लूड होता है ट्रीटी ऑफ सालाबाई से, जिसको जो है यहाँ पे इसके बाद से 20 साल का पीस हम साइन कर लेते हैं, मतलब ये दोनों पार्टी, मराठास एंड ब्रिटिशर। और फिर क्या होता है कि जैसे ही 20 साल पूरा होता है तो फिर एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं ये दोनों, राइट। तो हम सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर उसके बाद देखेंगे। बट हियर जो है हमने 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत स्टार्ट हुई थी, और किसने साइन किया था? रघुनाथ राव और ब्रिटिश, इससे स्टार्ट हुआ था हमारा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। 1776 का जो बात है, इसी टाइम पीरियड के बीच में, इसी वॉर के टाइम पीरियड के बीच में ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश जो है इन कलकत्ता नलिफाइड द सूरत ट्रीटी और सिग्निफाइंग दिस विथ नाना फडणवीस इंस्टीड। बेसिकली क्या हुआ कि जो ब्रिटिश जो है, राइट, ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या किए कि इन्होंने जो भी सूरत की ट्रीटी साइन हुई थी रघुनाथ राव जी के साथ में, उसको नलिफाइड कर दिए कलकत्ता में, और ये कहा कि और अब जो साइन हुआ वो नाना फडणवीस के साथ ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ये वैलिड होगा, राइट। फिर उसके बाद से क्या होता है कि 79 तक 1779 में क्या होता है कि कन्वेंशन ऑफ वड़ागांव होता है, जहाँ पे कि ए ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी फोर्स अपॉन द ब्रिटिश आफ्टर देयर सीवियर मिलिट्री डिफीट बाय द मराठास। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे ये फिर से लड़ाई लड़ते हैं मराठास और ब्रिटिशर। यहाँ पे क्या होता है कि मिलिट्री जो है ना ब्रिटिश वाले, ये हार जाते हैं मराठा के साथ में, ठीक है। तो जब हारते हैं तो यहाँ पे कन्वेंशन ऑफ वड़ागांव साइन होता है 1799 में, और यहाँ से ब्रिटिश एग्री करते हैं, ठीक है। ब्रिटिश क्या करता है? एग्री करता है टू नॉट इंटरफेयर, इन द अफेयर्स ऑफ मराठास, ठीक है। और यहीं से पीस ट्रीटी साइन होती है, और जो कि फाइनली मतलब आगे फर्दर 1882 में जाकर फाइनली इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में, और फाइनली पीस ट्रीटी जो है साइन होती है 20 साल के लिए, ठीक है। और उसके बाद से जब देखोगे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कब स्टार्ट होगा, तो जैसे ही 20 साल कंप्लीट होगा तो 1803 में क्या होगा, वो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 82 से 20 साल आप देख लो खुद, 83 आ जाएगा, ठीक है। नाउ 80 नंबर देखो, नेम द बैटल इन विच द ट्रावनकोर किंग डिफीटेड द डच इन 1741। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना, जहाँ जितना ब्रीफ हो सकता है उतना ब्रीफ रखने की कोशिश करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन को। तो ये कह रहे हैं कि कौन से बैटल में जो ट्रावनकोर का किंग था उसको जो है डिफीट कर दिए थे, ट्रावनकोर का जो किंग थे उन्होंने डिफीट कर दिए थे जो डच लोग थे उनको 1741 में। तो ये थे बेसिकली कौन सा बैटल था, तो बैटल ऑफ कोलाचल था, ठीक है। तो बैटल ऑफ कोलाचल कब हुआ था, तो 1741 में हुआ था, जिसमें ट्रावनकोर जो है उसके किंग कौन थे, मार्तंड वर्मा, उन्होंने डच के जो भी रूलर था और यू कैन से कमांडर था उसको हरा दिए थे 1741 में। ना बाकी ऑप्शन देखो, बैटल ऑफ पोर्टनोवो या बैटल ऑफ पोलिलोर या बैटल ऑफ चंगनासरी, ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखना कि बेसिकली किंगडम ऑफ ट्रावनकोर वर्सेस डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको बीओसी कहते थे, ठीक है। इन दोनों के बीच में फाइट होता है यहाँ पे, और जो 1741 में क्या होता है, किंग मार्तंड वर्मा जो ट्रावनकोर के राजा होते हैं वो डेसिसिवली डिफीट कर देते हैं किसको, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि कौन से बैटल में हुआ था, तो बैटल ऑफ कोलाचल में हुआ था, ठीक है। दिस लैंडमार्क विक्ट्री हाल्टेड डच एक्सपेंशन इन इंडिया परमानेंटली। ये जो डच एक्सपेंशन कर रहा था फर्दर, इस हार के बाद से क्या हुआ कि इंडिया में जो एक्सपेंशन कर रहे थे डच, वो जो है परमानेंटली एक हॉल्ट पे चला गया, ठीक है। और फर्दर उनको बाद में भगा भी दिया गया, राइट। नाउ बाकी ऑप्शन जो था बैटल ऑफ पोर्टनोवो, ये कब हुआ था, 1781 में हुआ था, ठीक है। और कब किसके टाइम पे हुआ था, तो सेकंड एंग्लो मराठा मैसूर वॉर के टाइम पे हुआ था, जिसमें कि अय्यरकुट ने डिफीट कर दिया था हैदर अली को, जिसके कुछ टाइम बाद से ये डाइड कर गए थे, ठीक है। और फर्दर जो है टीपू सुल्तान लीडरशिप ले लेते हैं मैसूर का, है ना, जो कि हैदर अली के बेटा होता है, ठीक है। तो बैटल ऑफ पोर्ट नोवो जो है 1781 में होता है, और ये पार्ट होता है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे, राइट। और ब्रिटिश कमांडर यहाँ पे कौन होता है, तो अय्यरकुट होता है। नाउ पोलिलूर में क्या होता है कि ये भी 1781 में ही होता है, और ये भी पार्ट है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का।
यहाँ पे किसके बीच में लड़ाई होता है? फॉट शॉर्टली आफ्टर पोर्ट नोवो बिटवीन हैदर अली एंड द ब्रिटिश। ऑब्वियसली यही सब के टाइम पे हैदर अली काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, राइट। नाउ चांगनेश्री, ये जो है 1750 में लड़ा गया था। ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट था बिटवीन मार्तंड वर्मा एनेक्स दी नाइबरिंग प्रिंसिपलिटी ऑफ ठेकुम ठेकुमकर, ठीक है। ठेकुमकुर जो है, जो भी प्रोविंस था उसके बीच में और ट्रावनकोर के बीच में ये जो है इंटरनल कन्फ्लिक्ट था। तो ये बेसिकली कि इसको बोलते हैं चांगनेश्री 1750 के जो बैटल हुआ था उसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, नाउ 81 नंबर है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट्स डिड द कोया एंड कोंडा ट्राइबल चीफ रेज अगेंस्ट द लोकल ओवरलॉर्ड फ्रॉम ए मनसबदार फैमिली। तो ये बेसिकली जो है वो है रामपा रेबिलियन 1879 से 1880 तक, राइट। बाकी दूसरा भी ऑप्शन है यहाँ पर रामपा रेबिलियन 1922 से 24। तो ये बेसिकली कोया और कोंडा ट्राइबल चीफ के बारे में बात कर रहा है अगेंस्ट द ब्रिटिश मनसबदार फैमिलीज। तो ये रामपा रेबिलियन 1879 से 1880 तक होगा, राइट। 97 नंबर कह रहा है कि द टाइटल ऑफ राय गज केसरी एंड दया गज केसरी वेयर एसोसिएटेड विथ विच आर द फॉलोइंग डायनेस्टी। अब सी गज केसरी जो टाइटल लिया जाता था ये कौन से इलाके में लिया जाता था? तो ये बेसिकली उड़ीसा और उधर के काइंड ऑफ थिंग्स में, और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश बेल्ट और जो भी वहाँ पे तेलंगाना वाला पार्ट है वहाँ पे भी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे किंगडम ये सब में स्प्रेड था। तो ये बेसिकली राय गज केसरी और दया गज केसरी के जो टाइटल्स लेते थे ये बेसिकली काकतिया डायनेस्टी के जो लोग होते थे वो लेते थे, राइट। नाउ आपका काम है कि आप एक बार सर्च जरूर कर लेना कि विजयनगर, गजपति और राष्ट्रकूटा ये डायनेस्टी के लोग जो है ये टाइटल किस नाम से लेते थे, ठीक है। जैसे विजयनगर का ये गौड़ विरूपाक्षा के नाम पर लेते थे, ठीक है, ठीक है। वैसे ही गजपति और राष्ट्रकूटा किस नाम से टाइटल एसोसिएटेड ये लेते थे ये बताना है आपको कमेंट में। नाउ 98 नंबर है कि नेम द लोकेशन ऑफ द म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग ग्रुप्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स अरेंज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज पीपल्स बाय ए किंग इन द 7th और 8th सेंचुरी सी। बेसिकली कह रहे हैं कि कौन सा बताओ, कि लोकेशन बताओ उसका जहाँ पे म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें कि मेंशन है म्यूजिकल नोट्स अरेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज पीपल बाय ए किंग इन द 7th 8th सेंचुरी, राइट। ये बेसिकली जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, कुडुम मिया मलाई। ना इस ऑप्शन को, बाकी ऑप्शन को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो वो हम देखते हैं यहाँ पे, आप देख लो कि क्या म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन यहाँ पे नोटेड है। अब सी कुडुम मिया मलाई रॉक जो है रॉककट केव टेम्पल है यहाँ पे बेसिकली, और ये किसने बनाया था, कहाँ पे मतलब देखने को मिलेगा? तो पुडुकोटी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहाँ पे देखने को मिलेगा कुडुम मिया मलाई रॉककट टेम्पल, जो कि 7th 8th सेंचुरी का है। इसका फीचर क्या है कि यहाँ पर रेयर म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन लिखा गया है इन द पल्लवा ग्रंथ स्क्रिप्ट डिटेलिंग म्यूजिकल नोट्स अरेंज बाय ए किंग। और किंग कौन हो सकते हैं? लाइकली महेंद्र बर्मन वन और उनके कंटेम्प्रेरी रूलर्स, ठीक है, फॉर हीज पीपल अंडर द गाइडेंस ऑफ रुद्राचार्य। तो रुद्राचार्य जो है ये किसके टाइम पे मतलब पोएट होते हैं, और यू कैन से जो है कोर्ट पोएट, ये किसके टाइम पे होते हैं? तो पल्लवा किंगडम के टाइम पे, ये याद रखना, राइट। अब बाकी जो ऑप्शन है इनाई राम या फिर उत्तरामेरूर या फिर श्यामंगलम, इसके बारे में जानते हैं कि ये जो है इनाई राम जो है ये फेमस है फॉर चोला एरा इंस्क्रिप्शन, जहाँ पे डिटेल दिया गया है ऑफ ए मैसिव वैदिक कॉलेज जिसका नाम है विद्यास्थाना एस्टैब्लिश्ड बाय राजेंद्र चोला वन, राइट। अब देखो इनई राम जो है ये किसके लिए फेमस था? तो ये बेसिकली चोला एरा इंस्क्रिप्शन से मेंशन के लिए फेमस था, जहाँ पे मेंशन किया गया है वैदिक कॉलेज जिसका नाम था विद्यास्थानम, ठीक है। और इसको किसने एस्टैब्लिश किया था इस कॉलेज को, वैदिक कॉलेज को? तो राजेंद्र चोला वन ने किया था, राइट। नाउ उत्तरामेरूर में क्या मेंशन है ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देखना कि उत्तरामेरूर में जो है रिनाउड फॉर प्रांत का वन इंस्क्रिप्शन, जहाँ पे लोकल विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया जिसको सभा कहते हैं, एंड कम्प्लेक्स इलेक्शन सिस्टम के बारे में बात की गई है जिसको लॉट कहते हैं कुदा वोलाई, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछे कि अगर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहाँ से पता चलता है, कौन से इंस्क्रिप्शन से, तो ये बेसिकली उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ठीक है, जो कि चोला पीरियड के बारे में बताया था। कौन सा किंग? तो प्रांत का वन का इंस्क्रिप्शन था ये,
राइट। नाउ सिया मंगलम यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या बताता है कि एक हाउसेस करता है रॉक कट शिवा टेम्पल जो कि बिल्ट बाई पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन वन, बट लेक्स द स्पेसिफिक म्यूजिकल ट्रीटिस। ऑब्वियसली जो सिया मंगलम है ये किसके बारे में बताता है, यहाँ पे रॉक कट शिवा टेम्पल जो कि बिल्ड किया गया था पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन वन के द्वारा, राइट। आई होप कि ये इतने डिटेल में चीज़ें जो है आपको सही लगी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 98 नंबर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया व्हाट वाज दस्तक। बेसिकली 18th सेंचुरी में कह रहा है कि दस्तक टर्म जो है वो किसको रिफर करता था, तो इट वाज ट्रेड परमिट, राइट। और इसको पहली बार किसने दिया था, फर्स्ट टाइम किसने दिया था, तो फारूक सियार ने दिया था। किसको दिया था, ये था ब्रिटिशर को, राइट। तो दस्तक बेसिकली क्या था, तो वो था ट्रेड परमिट। नाउ 80 नंबर देखो, 100 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ दादनी सिस्टम। तो दादनी सिस्टम जो है ये क्या मतलब होता है एसोसिएटेड है, तो ये बेसिकली जो है टेक्सटाइल प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है, राइट। तो दादनी सिस्टम जो है ये किससे है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन से, ओके। 101 ये क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंगनहाली आर्कियोलॉजिकल साइट। बेसिकली पूछ रहा है कि पहला ऑप्शन में कि इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भीमा रिवर। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि इट रिमेन्स द रिमेन्स ऑफ द कंगनहाली स्तूपा कैन बी डेटेड बिटवीन 1st to 3rd century CE। एंड थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि एम्पायर अशोकाज इमेज वाज फाउंड एट दिस साइट। तीनों स्टेटमेंट जो है वो जनरलिस्टिक लग रहा है, एक यहाँ पे भीमा रिवर की जगह कुछ और हो सकता था, बट दैट्स ट्रू, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नाउ फर्दर वैल्यू एडिशन देखते हैं कि यहाँ पे देखो भीमा रिवर के लेफ्ट बैंक पे है कंगनहाली, राइट। और दूसरा जो है काला बुरागी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका में, राइट। तो कंगनहाली आर्कियोलॉजिकल साइट वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, कर्नाटका में ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ भीमा रिवर, राइट। अब यहाँ पर रिमेन्स ऑफ कंगनहाली स्तूपा जो है 1st to 3rd सेंचुरी कह रहा है, ये बेसिकली जो है ड्यूरिंग सातवाहनाज पीरियड देखने को मिलता है, राइट। नाउ यहाँ पे ये है कंगनहाली अशोका रिलीफ स्कल्पचर जहाँ पे अशोका का नाम भी मेंशन है, रायो अशोका करके, राइट। इट कंटेन्स ए रिलीफ स्कल्पचर्स फेमसली इंस्क्राइब्ड विथ रायो अशोका जिसको किंग अशोका बोलते हैं इन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। द फर्स्ट सच लेबल्ड पोर्ट्रेट एवर फाउंड, ये कहाँ पे मिला था ऐसे, तो ये बेसिकली कंगनहाली में मिला था, ठीक है। एंड नाउ यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसको फर्स्ट डिसाइफर किसने किया था, फर्स्ट डिसाइफर किसने किया था इन द कमेंट सेक्शन, राइट। नाउ 112 नंबर क्वेश्चन है कि इन रेस्पेक्ट टू बालूतेदार्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। दे वेयर विलेज सर्वेंट्स एंड आर्टिसंस, दे वेयर एम्प्लॉयड बाय द इंडिविजुअल्स पीजेंट फैमिली, दे एग्जिस्टेड इन द मिडाइवल डक्कन एंड महाराष्ट्र। और यहाँ पे देखोगे तो ये जो है दो स्टेटमेंट करेक्ट है, एक तो है बालूतेदार्स जो है वो क्या थे, विलेज सर्वेंट्स थे एंड आर्टिसन थे। सेकंड जो है कह रहे कि दे वेर एम्प्लॉयड बाय द इंडिविजुअल पीजेंट फैमिली, तो ये बात गलत है, यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं होगा, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, विलेज कम्युनिटी के लेवल पे था, मतलब विलेज कम्युनिटी के लोग जो है इनको बुलाते थे और सारे लोग जिनको जिनको ज़रूरत पड़ता था उसके अकॉर्डिंगली काम लेते थे, ठीक है, इनसे बालूतेदार्स थे। और ये जो है बेसिकली कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता था, तो मिडाइवल डक्कन वाला इलाका जो है या महाराष्ट्र वाला इलाका है वहाँ पे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तीनों, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नाउ 113 नंबर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसरॉयज वेयर द फर्स्ट टू ऑफिशियली शिफ्ट हिज काउंसिल टू शिमला इन समर सीजन। तो ये पहले वॉइसरॉय कौन थे जिन्होंने शिफ्ट किया था अपना कैपिटल और काउंसिल टू शिमला इन द समर सीजन, ये बेसिकली थे तो जॉन लॉरेंस, ठीक है। यहाँ पे देखो एस्टेब्लिशिंग द समर कैपिटल, बेसिकली इंग्लिश का समर कैपिटल कहाँ पे था, शिमला में था। इन 1864 वॉइसरॉय जॉन लॉरेंस ऑफिशियली मूव्ड द सुप्रीम गवर्नमेंट टू शिमला टू एस्केप द ऑपरेसिव समर हीट ऑफ कलकत्ता, सीमेंटिंग इट इज एज ए समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश राज। बेसिकली जो है ब्रिटिश राज का समर कैपिटल जो है जॉन लॉरेंस किसको बना दिया,
तो है शिमला को बना दिया, और विंटर कैपिटल जो है ऑब्वियसली कलकत्ता रह गया, राइट, बिफोर शिफ्टिंग इट टू दिल्ली। नाउ जो डलहौजी, मायो और विलियम बेंटिक है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। कि डलहौजी आपको पता है कि इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आया था, ठीक है। साथ में साथ इसने जो है पैसेंजर रेलवे का इंट्रोडक्शन किया था फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे, ठीक है। और टेलीग्राफ का इसने फाउंडेशन किया था, मतलब टेलीग्राफ लाइन, कम्युनिकेशन लाइन को इसने सेटअप करवाई थी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारा काम होगा, मेजर यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। मायो ने क्या किया था, इसने फर्स्ट पार्शियल सेंसस कंडक्ट करवाया था 1872 में, एंड फेमसली जो है वनली वॉइसरॉय है, ठीक है, जिसका एसिसिनेशन हुआ था कहाँ पे, इन द ऑफिस, ऑब्वियसली कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में। नाउ विलियम बेंटिक जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है, राइट, जिसको मतलब इसका मेजर वर्क अगर देखोगे तो एवोल्यूशन ऑफ सती 1829 में करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, वो इसी के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था। और बहुत सारे काम है, बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखें हम। और दो क्वेश्चन लास्ट, 114 नंबर देखोगे तो कह रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ माजे विद्यापीठ, द फेमस पोएम अबाउट द लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ बॉम्बे। तो बेसिकली जो है माजे विद्यापीठ किसके बारे में बात करता है, द वर्किंग जो लाइफ है ऑफ द वर्किंग क्लास ऑफ बॉम्बे, उसके बारे में बात करता है। और इसको किसने लिखा था, तो बेसिकली नारायण सर्वे ने लिखा था, ठीक है। नाउ 115 नंबर देखोगे, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द हिंदू धर्म सभा इन द 19th सेंचुरी। तो ये बेसिकली कौन थे, राधा कांत देव साहब थे, ठीक है। तो ये डिटेलिंग मेरे ख्याल से कंप्लीट होता है, ठीक है, 2023 का फर्स्ट पेपर। एंड 2023 का जो सेकंड पेपर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप देख सकते हो कि कितने सारे वैल्यू एडिशन है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू फ्यूचर ईयर क्वेश्चन का लिंकेज भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, एंड फिर उसके बाद से 2024 का करेंगे, एंड देन फर्दर करेंगे, ठीक है। आप अपना फीडबैक जो है कमेंट में देते रहोगे तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, ठीक है, ओके।